हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर रसारस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय के साथ आपको मैं पढ़ाता हूँ। जो विषय है वो इकोनॉमिक्स, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है और इसके विषय में हम लोग पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हम लोग का अर्थशास्त्र क्या है। आज मैं आप लोग को पूरा सिलेबस बता रहा हूँ। सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी परीक्षा के पहले या बुक में जो पहले कंटेंट होता है सिलेबस का, उसको जान लेने के बाद से पढ़ाई में बहुत मज़ा आता है कि सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो आगे भी ये अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ने को हमको मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको आज सिलेबस के बारे में पढ़ाता हूँ। तो सिलेबस क्या है, उसके बाद से हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग का सिलेबस का पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र किसने परिभाषित किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है अर्थव्यवस्था का विज्ञान। अर्थव्यवस्था के विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन क्या क्या होते हैं, इसके यूज क्या हैं और इसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा टॉपिक है कुछ प्रमुख सिद्धांत, जैसे कि माल्थस का सिद्धांत, रिकार्डो का सिद्धांत और जेबीसे का सिद्धांत। सिद्धांत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि माल्थस हर एग्ज़ाम, हर परीक्षा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और रिकार्डो का भी सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और जेबीसे का भी सिद्धांत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा टॉपिक है विविध मिसलेनियस हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें खुशहाली रिपोर्ट होगा। खुशहाली रिपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये भूटान के द्वारा यूनाइटेड नेशन में पेश किया गया था और यूनाइटेड नेशन ने इस खुशहाली रिपोर्ट को अपने रेजोल्यूशन से पास कर दिया। इसके वजह से अब एक और रिपोर्ट जारी होता है, खुशहाली रिपोर्ट। खुशहाली रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि किस देश में बहुत ही जो नागरिक हैं वो कितने खुश हैं और किस प्रकार से अपना जीवन का विचरण कर रहे हैं। और पांचवा जो हम लोग का टॉपिक है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। राष्ट्रीय आय के बारे में आप लोग मैं पढ़ाऊँगा, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग जीडीपी, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद से एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर पढ़ेंगे जीएनपी, फिर पढ़ेंगे एनएनपी, फिर पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम, फिर पढ़ेंगे हम लोग सीएसओ को क्या कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और छठा टॉपिक है हम लोग का मुद्रा एंड बैंकिंग। मुद्रा बैंकिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुद्रा बैंकिंग ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। हर व्यक्ति अपने मुद्रा का प्रयोग करता है, बैंकिंग में अपना अकाउंट खुलवाता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं रखता है। तो ये आम जानकारी के लिए भी बहुत शानदार चीज़ है और परीक्षा में आए दिन इसके बारे में पूछा जाता है। तो मुद्रा और बैंकिंग के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये जानते हैं। पढ़ेंगे मुद्रा क्या होता है और विमुद्रीकरण, जिसको डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। ये तो बहुत ही आप लोग देखे होंगे कि किस प्रकार से हमारे मोदी सरकार ने जब नोटबंदी किया था तो किस प्रकार से जो भी परेशानियाँ हुई है, जो भी खुशहाली हुई, किस प्रकार से हुई थी। तो विमुद्रीकरण पढ़ेंगे, डिमोनेटाइजेशन, फिर पढ़ेंगे छापाखाना और टकसाल। छापाखाना मतलब कहाँ नोट छपते हैं और टकसाल कहाँ प्रिंटिंग होता है। हमारे जो भी बॉन्ड हैं, जो भी जैसे किसान विकास पत्र हो गया, केसीसी हो गया, इस प्रकार से जो भी बॉन्ड है वो कहाँ प्रिंटिंग होते हैं, वो टकसाल में होते हैं, उसको पढ़ेंगे कहाँ कहाँ हैं। और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे और फेमा पढ़ेंगे। और सातवां टॉपिक है बैंक। ये तो मैं आपको बताऊं कि सब में सबसे शानदार टॉपिक है क्योंकि हर आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है और बैंक के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता है। और बैंक हम लोग पढ़ेंगे 12 राष्ट्रीयकृत बैंक। अभी इस समय हमारे इंडिया में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिसको पीएसबी बैंक कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। वो अभी 12 हैं। इसके पहले 16 थे, लेकिन दो को मर्ज कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों को मर्ज कर दिया गया और 2 बैंकों को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। इस प्रकार अब ये 12 बैंक बच चुके हैं। बैंकों का इतिहास पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बैंक का इतिहास, हमारे देश में बैंक खुला, बैंक का क्या इतिहास है और क्या क्या इनके आगे इनका कैसे विकास हुआ। फिर पढ़ेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सबसे पहले सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जब बनी तो उन्होंने किया था, तो उसको पढ़ेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रकार से किया गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई थी और इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आरबीआई के कार्य पढ़ेंगे कि आरबीआई कौन कौन से कार्य होते हैं, जिसमें प्रमुख कार्य है जैसे बैंक रेट, ये बैंक रेट हो गया, सीआरआर हो गया, जैसे कैश रिजर्व रेशियो एसएलआर हो गया, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फिर एमएसएफ हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, फिर आरआर हो गया, रिवर्स रेपो रेट, और ट्रिपल आर हो गया, रिवर्स रेपो रेट। ये बहुत ही शानदार चीज़ें हैं जिसमें हर
भारतीय को जानना चाहिए और हर कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट को जानना चाहिए, क्योंकि जो ये जितने मैंने आपको बताया बैंक रेट, CRR, SLR, MSF, RR, RRR, ये हर महीने मौद्रिक पॉलिसी जब तय करते हैं RBI के गवर्नर, तो इसमें बताया जाता है कि बैंक रेट कितना है, CRR कितना है, SLR कितना है, MSF कितना है, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है। तो इसके बारे में हर महीने तय होती है कि किस प्रकार से होता है। बैंक रेट थोड़ा सा मैं आपको परिचय देता हूँ। बैंक रेट वो होता है जिस दर पे RBI जो बैंकों को उधार देती है उसको बैंक रेट कहते हैं। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। अब बैंकों को अपने पास कुछ हिस्सा रखना होता है जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और SLR एक्सचेंजिंग लिक्विडिटी रेशियो, इसको भी बैंकों के पास रखना होता है। जैसे मान लीजिए कभी बैंक दिवालिया हो जाए या कुछ और हो जाए, तो जो आम नागरिकों का पैसा बैंकों में जमा है तो वो कम से कम पैसे आम नागरिकों के पास पहुंच जाए, इसलिए SLR को भी एक रिजर्व में रखा जाता है। फिर MSF पढ़ेंगे। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये 1 या 2 रात के लिए जो बैंक उधार लेते हैं RBI से, तो वो MSF होता है। फिर RR रिवर्स रेट, क्या रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो होता है जो बैंक RBI जो बैंकों को जिस दर पे उधार देती है उसको बैंक रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? बैंक जो अपना पैसा RBI के पास जमा करते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट बैंकों को मिलता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और है भारतीय महिला बैंक के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय महिला बैंक कांग्रेस के सरकार में 2012 या 13 में शुरू की गई थी, लेकिन इसको मर्ज करके इसको SBI में मर्ज कर दिया गया, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 8वां टॉपिक है टैक्स। हर आदमी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स देता है, तो टैक्स हम लोग पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे कर का इतिहास। टैक्स का इतिहास क्या है, कर के प्रकार क्या होते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर पढ़ेंगे हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कारपोरेट टैक्स, निगम कर क्या होते हैं। फिर पढ़ेंगे एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मनोरंजन शुल्क क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्विस टैक्स क्या होता है। फिर वैट पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। ये बहुत ही शानदार टैक्स था। वैट के आने के बाद से जो टैक्स लगाए जाते थे 75 प्रकार के, वो थोड़ा सा कम हो गए, लेकिन इन सबका दादा आ गया GST है, गुड एंड सर्विस टैक्स। इन सबको काट के और एक देश और एक कर हो गया, जिसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक हम लोग का भारत में आर्थिक नियोजन, कि किस प्रकार से हमारे देश में नियोजन लाया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, तो हमारे देश में अंग्रेज़ों ने बदहाली करके छोड़ा था। ना हमारे देश में खाने के लिए अन्न था, न कोई योजना थी, न पहनने के लिए कपड़ा था, न चलने के लिए सड़कें थी, और न घूमने के लिए ट्रेनें थी, न हर रूट को नहीं जोड़ पाती थी। तो किस प्रकार हमारे देश का विकास हुआ, क्या क्या कठिनाई से हमारे देश जूझा, फिर उसको दूर करते हुए आगे निकला, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर योजना आयोग का विकास पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमारे देश में योजना आयोग बना, कि किस प्रकार से देश में योजना बनाया जाएगा, योजना बनाया किस प्रकार से विकास किया जाएगा देश के आम नागरिकों का, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर योजना आयोग प्लानिंग कमीशन पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे NTC कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे नीति आयोग, जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया मोदी सरकार 2015 द्वारा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, इसको नीति आयोग कहते हैं। और फिर पढ़ेंगे हम लोग अधिशासित परिषद पढ़ेंगे। फिर पंचवर्षीय योजनाएं ये होती हैं जो हर 5 साल पर लागू की जाती, मतलब 5 साल के पीरियड में लागू की जाती हैं। 5 साल तक देश में किस प्रकार से क्या क्या विकास किया जाएगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है। फिर शेयर पढ़ेंगे कि शेयर क्या होते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि इस शेयर का दाम इतना बढ़ गया, इस शेयर का दाम इतना घट गया, उसके बारे में लोग शेयर में पढ़ेंगे। फिर शेयर बाजार क्या होते हैं, आप लोग सुनते होंगे कि शेयर बाजार आज इतना चढ़ा है, आज इतना घटा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डीमैट अकाउंट पढ़ेंगे। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे शेयर बाजार या शेयर मार्केट में आदमी अपना शेयर बांड को बेचता है और खरीदता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया पढ़ेंगे, ये क्या होता है। ये जब मार्केट हाई और लो होता है तो उसका नाम तेजड़िया मंदड़िया दिया गया है। अभी हाल ही में एक स्कीम आया था 1992 का, उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया गया था, तो उसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे। बम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, BSE क्या होता है। फिर BSE के सूचकांक क्या क्या हैं। फिर निफ्टी जैसे है, वैसे ये सब पढ़ेंगे। BSE के सूचकांक कौन कौन से हैं। फिर पढ़ेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग कम्युनिटी एक्सचेंज, वायदा कारोबार क्या होता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति एक सामान को दूसरे सामान को खरीदता है और बेचता है, उसको पढ़ेंगे। फिर सेबी पढ़ेंगे।
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी है जो शेयर मार्केट और BSE को रेगुलेट करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड फेमस शेयर मार्केट की, विश्व में कौन कौन से एकदम फेमस शेयर मार्केट है, जैसे अमेरिका का मार्केट कौन सा है शेयर मार्केट, ब्रिटेन का कौन सा शेयर मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शेयर मार्केट है। इस प्रकार से हम लोग वर्ल्ड के जो भी फेमस शेयर मार्केट है, फ्रांस का शेयर मार्केट कौन है वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे और हम लोग तो 10वां टॉपिक हम लोग का बीमा इंश्योरेंस, बीमा इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, आप लोग सुनते होंगे कि किस प्रकार से बीमा होता है। हर आदमी सोचता है कि बीमा कुछ करा ले कि अपने जाने के बाद से अपने परिवार को कुछ छोड़ के जाए। तो जैसे आम बहुत लोकप्रिय LIC है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बीमा में क्या पढ़ेंगे, बीमा के प्रकार, कितने प्रकार के बीमा होते हैं, जैसे LIC और GIC होता है। फिर IRDA पढ़ेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ये अथॉरिटी, ये जो है ये बीमा को रेगुलेट करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फिर GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये दोनों कंपनियां ऐसी हैं कि व्यक्ति को बीमा कवर देती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 11वां टॉपिक हम लोग का कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के विषय में पढ़ेंगे। जैसे क्या है, कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे PM किसान वही है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, जिससे हर किसान को 2000 रुपये की हर 4 महीने पे राशि दी जा रही है। ये बहुत ही फेमस अभी तक की योजना बन के उभर रहा है, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे KCC किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। आप लोग बहुत सुनते होंगे कि एक सरकार आ रही है तो ऋण माफ़ कर दे रही है, एक सरकार आ रही है तो कुछ ऋण का जो ब्याज वो माफ़ कर दे रही है, तो KCC के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग डिजिटल इंडिया, ये बहुत ही फेमस योजना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी बहुत फेमस योजना था। ये वर्ल्ड बैंक ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया था कि इंडिया का सबसे फेमस योजना PMJDY है, क्योंकि आम नागरिकों के खाते खोले गए थे जिसके खाते नहीं थे। फिर पढ़ेंगे क्लीन इंडिया, जो 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में शुरू किया गया था। क्लीन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी बहुत फेमस योजना है। ये 0 से 10 वर्ष के बालिकाओं के खाते खोले जाते हैं और इस खाते में कुछ पैसे जमा किए जाते हैं, उस पैसे का 9 से 10% पर इंटरेस्ट मिलता है हर सालाना। तो ये भी बहुत शानदार योजना है और कुछ और ज़्यादा योजनाएं पढ़ेंगे इसके बाद भी। तो 11 हम लोग का 12वां टॉपिक है औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी हमारे देश में। तो पहली फर्स्ट सेकंड और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख आर्थिक क्रांतियाँ क्या थी, जैसे हरित क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, फिर लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति। फिर कृषि विधियों के नाम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कृषि किस विधि के नाम से होती है। फिर 14 टॉपिक है बजट, ये आम बोलचाल के में भी बहुत फेमस होता है और कंपटीशन देने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर साल बजट पेश किया जाता है फरवरी के महीने में और बजट से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर बजट का इतिहास क्या है, किस प्रकार से बजट हमारे देश में आया या विश्व में किस प्रकार से आया, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बजट के प्रकार कि कितने प्रकार के बजट होते हैं, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। फिर भारत में बजट का इतिहास क्या क्या था, भारत में अंग्रेजों ने भारत में बजट का किस प्रकार से विकास किया, किस गवर्नर ने या किस व्यक्ति ने भारत में बजट लाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बजट के अवयव क्या क्या हैं, फिर राजस्व व्यय क्या होता है और घाटा डिफिसिट घाटा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 15वां टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी, ये तो और महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर तैयारी करने वाला लड़का बेरोजगार है या नहीं बेरोजगार है। अगर उस तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं लग रही है तो वो बेरोजगार है, अगर नौकरी लग गई तो रोजगार में आ गया। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे, गरीबी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। गरीबी के प्रकार, कितने प्रकार की गरीबी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर गरीबी का मापन किस प्रकार से किया जाता है, कई समितियाँ बनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे नीलकांत दांडेकर साथ समिति बनी थी कि किस प्रकार से गरीबी का मापन किया जाता है, कितने रुपए में मानक क्या मानक है गरीबी का नापने का, ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वाई की अलग समिति क्या थी, फिर लकड़ावाला समिति क्या थी, फिर पढ़ेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति क्या थी, फिर श्रीरंगराजन समिति क्या थी, फिर गरीबी मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन क्या है कि विश्व में किस प्रकार से गरीबी को मापन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत में निर्धनता वाले राज्य कौन कौन से हैं, भारत में सबसे गरीब राज्य कौन कौन से हैं, सबसे अमीर वाले राज्य कौन कौन से, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग बेरोजगारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक तैयारी करने वाला लड़का बेरोजगार है या नहीं है, या बेरोजगार अगर वो तैयारी कर रहा है अगर नौकरी नहीं लग रही है तो क्या उसको बेरोजगार माना जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं कि उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं
जिनको सारे डिग्री सारे प्रतिभा हैं, लेकिन वो तब भी बेरोजगार हैं, उनको उस डिग्री के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पा रही है। जैसे आम सब में देखा जाता है कि बहुत से लोग मास्टरी की डिग्री लेके बीएड डीएलएड कई प्रकार की डिग्री लेके चलते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है, सरकार क्या कर रही है, उनको क्या विषय है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठन क्या क्या हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, फिर सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉम्प्रिहेंशन क्या है, फिर एशियान देश 10 होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ब्रिक्स पढ़ेंगे, जैसे ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर G7 देश हैं, G15 है, G20 है, बिम्स्टेक पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन कौन सी है, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि ये महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर राजकीय क्षेत्र की कंपनी इसको कहा जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिनी रत्न कंपनी कौन कौन सी है, नवरत्न कंपनी कौन सी है, महारत्न कंपनी कौन कौन सी है। फिर रक्षा रत्न कंपनियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे रक्षा रत्न कंपनियों का मतलब ये हुआ कि जो भारत सरकार के डिफेंस के लिए जो डिफेंस का इक्विपमेंट या सामान बनाती है, इसको रक्षा रत्न कंपनी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार ये टॉपिक है, मांग की लोच। ये जैसे कोई पढ़ाता नहीं है कि हमारे मार्केट में किस प्रकार से किस सामान की डिमांड कब है और क्यों है, तो इसको पढ़ेंगे। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, किस प्रकार से किस सामान की कब डिमांड है या कब डिमांड नहीं है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और लोच के प्रकार पढ़ेंगे कि मांग के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं। जैसे मांग के प्रकार पढ़ेंगे कि मांग के प्रकार कितने रूप के होते हैं, मांग के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसके पढ़ने के बाद हम लोग अपने जो पहला टॉपिक था उससे हम लोग अर्थशास्त्र क्या होता है फिर शुरू करेंगे। तो ये रहा पूरा इकोनॉमी के सिलेबस का पूरा परिचय। तो दोस्तों ये हमारा पूरा इकोनॉमी के सिलेबस का परिचय रहा। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।